हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एसी जनरेटर। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एसी जनरेटर। हमें आज एक डिवाइस को डिस्कस करना है और वो डिवाइस कौन सा है बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो जो डिवाइस ऑल्टरनेट करंट को जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसका नेम होगा एसी जनरेटर। तो बेटा एसी जनरेटर कैसा डिवाइस है? एसी जनरेटर कैसा डिवाइस है? तो अभी चेक करते हैं कि कैसे ये ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करेगा, कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे। ए डिवाइस which can generate alternating current is known as AC generator। तो बेटा एसी जनरेटर आपका एसी ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है, तो उसी से नेम पड़ गया इसका एसी जनरेटर। तो बेटा ये कैसे प्रोड्यूस करता है उसके बेस पर भी इसकी प्रॉपर वे से डेफिनेशन बनी हुई है, तो वो भी लिखेंगे बेटा। ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट mechanical energy into alternating energy। A device which can convert mechanical energy into alternating energy is known as AC generator। is known as AC generator। तो बेटा जो डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो डिवाइस आपका एसी जनरेटर होगा। तो बेटा एसी जनरेटर में सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा यहाँ पर आपको फोकस करना है। तो हमें यहाँ पर अपनी मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करना है और ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाना है। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? चेक करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा यहाँ भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब बेटा एसी जनरेटर आपका किस पर्पस के लिए यूज होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बेटा एसी जनरेटर से हम जो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, तो बेटा उस ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वी कैन ट्रांसमिट ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप टू लॉन्गर डिस्टेंस। सो वी कैन ट्रांसमिट alternate electrical energy up to longer distances। तो लॉन्गर डिस्टेंसेस तक हम ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर हम
डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिशन में यूज करेंगे तो बेटा हमारा लाइन लॉस ज़्यादा होगा और हमारी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉन्गर डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगी। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो हम लॉन्गर डिस्टेंस तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लॉन्गर डिस्टेंस तक यूज़ नहीं कर सकते। तो बेटा अब ऑल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। वो करंट जिसमें आपको पीरियोडिक वेरिएशन मिलेगा, जिसके अंदर आपको पीरियोडिक वेरिएशन मिलेगा, किसमें? पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, जहां पर करंट की डायरेक्शन में बेटा रेगुलर चेंज आएगा, जहां पर करंट के बेटा दो साइन होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जहां पर करंट आपका ऑल्टरनेट वैल्यू कैरी करेगा, जहां पर करंट का साइन एक फिक्स टाइम के बाद चेंज होगा, जहां पर फिक्स टाइम के बाद प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। इट मीन्स यहां पर करंट की वैल्यूज में चेंज आएगा, करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, करंट की डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। आप चेक कर सकते हो, यहां पर करंट का पीरियोडिक वेरिएशन होगा। तो बेटा कई बार आपको क्या मिलेगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड वो आपको सेम मिलेगा बट डायरेक्शन में चेंज मिलेगा, तो उसको भी हम ऑल्टरनेट करंट ही बोलेंगे। तो कुछ केसेस में क्या होगा कि आपको करंट का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा बट करंट के साइन आपको दो मिलेंगे, प्लस और माइनस। इट मींस करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है बट मैग्नीट्यूड सेम रख रहा है। तो बेटा इस टाइप से आपको अगर करंट की वेव मिलेगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है और यहाँ चेक करो, यहाँ करंट की वैल्यू आपको मिलेगी -2 एम्पियर। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ करंट आपका पॉजिटिव है, यहाँ करंट आपका नेगेटिव है। तो आप इस टाइप से बेटा चेक कर सकते हो, यहाँ करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, यहाँ करंट की वैल्यू -2 एम्पियर है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है बट जो मैग्नीट्यूड है वो करंट का दोनों हाफ में सेम है, दोनों हाफ में सेम है। सो दिस इज important information about alternating current. This is important information about alternating करंट। तो इसी टाइप से अगर आप डायरेक्ट करंट के बारे में लिखोगे तो बेटा डायरेक्ट करंट में क्या होगा, तो बेटा डायरेक्ट करंट में क्या होगा बच्चों कि डायरेक्ट करंट में आपको करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं मिलेगा, करंट का साइन बेटा एक ही टाइप का रहेगा, करंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो बेटा डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा डायरेक्ट करंट के अंदर आपको एक फिक्स लाइन मिलेगी। तो बेटा डायरेक्ट करंट का मीनिंग आपको मालूम है, द करंट हैविंग फिक्स मैग्नीट्यूड and fix direction, no change of direction, no periodic variation। तो यहाँ पर इंडिया में आपको ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी 50 हर्ट्स, लेकिन डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा 0 हर्ट्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी आपकी डायरेक्ट करंट की 0 होगी और ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बेटा 50 हर्ट्स होगी। तो अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच का डिफरेंस मालूम कर चुके हैं। तो अब हम एसी जनरेटर का डायग्राम बनाएंगे बेटा और इसकी वर्किंग को, इसकी थ्योरी को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करेंगे। इसकी वर्किंग और इसकी थ्योरी को प्रॉपर वे से बेटा अंडरस्टैंड करेंगे। तो चेक करते हैं इसकी वर्किंग और इसकी थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले बेटा इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। नाउ वी विल ड्रॉ डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। तो बेटा अब सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पर फोकस करेंगे। नाउ कंस्ट्रक्शन of AC generator।
तो बेटा कंस्ट्रक्शन के लिए हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पर कंडक्टिंग कॉइल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाना है, हमें अगर यहाँ पर ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाना है, तो अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल को यूज़ करना है, तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में फैराडेज सेकंड लॉ पर अगर हम फोकस करेंगे तो बेटा फैराडेज सेकंड लॉ के अंदर आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1 एंड इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू माइनस 1 बाई R phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। तो बेटा यहाँ पर अगर हमें EMI प्रिंसिपल को फॉलो करना है तो हमें कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड EMF को बनाना है, इंड्यूस्ड करंट को फ्लो कराना है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑल्टरनेट फॉर्म में बनाना है। तो बेटा उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। अब बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से आएगा। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से आएंगी, बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आएंगी। तो सबसे पहले हमें एक तो कंडक्टिंग लूप बनाना है, तो सबसे पहले हमें एक तो कंडक्टिंग लूप बनाना है। तो बेटा हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाएंगे, हम सबसे पहले बेटा एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाएंगे, उसके दोनों साइड हम मैग्नेटिक पोल बनाएंगे। बेटा उसके दोनों साइड हम मैग्नेटिक पोल बनाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हम उसके दोनों साइड बेटा मैग्नेटिक पोल बनाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो बेटा यहाँ पर बेटा हमें स्लिप रिंग्स को लगाना है। तो बेटा यहाँ पर हमें स्लिप रिंग्स को लगाना है। तो यहाँ पर स्लिप रिंग आपकी नंबर 1 आएगी, यहाँ पर बेटा स्लिप रिंग आपकी नंबर 1 आ जाएगी। तो ध्यान से बेटा आपको यहाँ पर स्लिप रिंग को लगाना है। तो यहाँ पर आपको स्लिप रिंग्स को लगाना है। तो बेटा अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बेटा अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि स्लिप रिंग का प्रॉपर कांटेक्ट हो कॉइल के साथ, स्लिप रिंग का बेटा प्रॉपर कांटेक्ट हो कॉइल के साथ। तो बेटा यहाँ पर आपको देखना है कि स्लिप रिंग का प्रॉपर कांटेक्ट हो कॉइल के साथ। तो बेटा यहाँ पर आपको देखना है कि स्लिप रिंग का प्रॉपर कांटेक्ट हो कॉइल के साथ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि स्लिप रिंग का बेटा प्रॉपर कांटेक्ट हो कॉइल के साथ। तो बेटा आपको यहाँ पर प्रॉपर वे से स्लिप रिंग्स को कॉइल के साथ कांटेक्ट में रखना है। तो ये बेटा आपकी कॉइल है ABCD। तो बेटा ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के बेटा दोनों एंड आपके स्लिप रिंग नंबर 1 और स्लिप रिंग नंबर 2 से अटैच हैं। आप चेक कर सकते हो, दोनों एंड आपके स्लिप रिंग नंबर 1 और स्लिप रिंग नंबर 2 से बेटा अटैच हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर बेटा दोनों स्लिप रिंग आपकी कॉइल के दोनों एंड से बेटा अटैच हैं। अब यहाँ लगाएंगे हम कार्बन ब्रशेस। तो यहाँ पर कार्बन ब्रश नंबर 1 और बेटा यहाँ पर आएगी कार्बन ब्रश नंबर 2, यहाँ पर आएगी कार्बन ब्रश नंबर 2 और बेटा यहाँ पर अब एक्सटर्नल सर्किट आपका अटैच होगा। अब बेटा यहाँ पर आपका एक्सटर्नल सर्किट अटैच होगा और ये आपका होगा लोड रेजिस्टेंस, ये आपका होगा लोड रेजिस्टेंस। तो बेटा आप चेक कर सकते हो RL आपका होगा लोड रेजिस्टेंस। बेटा लोड रेजिस्टेंस का मीनिंग है जहां पर आपको ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, जिसके अक्रॉस आपको ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करना है। तो बेटा यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको एक हैंडल लगाना है और इस हैंडल को बेटा घुमाना है। तो बेटा ये है रोटेशन इन हैंडल और एक्सेल। तो यहाँ जो एक्सेल आप लगाओगे, इस एक्सेल के अबाउट बेटा ये कॉइल आपकी रोटेशन में आएगी। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे निकलेंगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे निकलेंगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो बेटा आप सबसे पहले आपको यहाँ पर इस फिगर में आपको हर पॉइंट का फंक्शन मालूम होना चाहिए। आपको इस फिगर के अंदर हर स्पेयर पार्ट का, आपको इस फिगर के अंदर बेटा हर स्पेयर पार्ट का फंक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो बेटा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो बेटा यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लगाने हैं, परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स। तो ये बेटा जो परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स होंगे बेटा, ये किसके लिए होंगे, टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड टू मेक मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आर्मेचर ऑफ कॉइल। नंबर 2 पॉइंट बेटा, जो आपका कॉइल होगा उसका मटेरियल कैसा होगा, जो आर्मेचर आप बनाओगे कॉइल का, दैट शुड बी ऑफ प्रॉपर कंडक्टिंग मटेरियल लाइक copper. Then number 3 बेटा स्लिप रिंग। बेटा स्लिप रिंग का मीनिंग क्या है, टू मेक कॉन्टेक्ट between armature of coil and carbon brush। तो बेटा स्लिप रिंग का काम क्या है, कंडक्टिंग कॉइल का कांटेक्ट बनाना, किसके साथ, कार्बन ब्रश के साथ। सो दिस इज B1 फर्स्ट कार्बन ब्रश एंड दिस इज B2 सेकंड कार्बन ब्रश। तो बेटा अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, ये जो एंड आपका कंडक्टिंग कॉइल का, बेटा ये एंड आपका स्लिप रिंग के अंदर इस टाइप से रोटेट करेगा। ये बेटा हमेशा स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में ही रहेगा। तो बेटा हमने इस टाइप से इसको इनर साइड में फिक्स किया है। तो बेटा हमने इस टाइप से इस कंडक्टिंग कॉइल के इस एंड को स्लिप रिंग से अटैच किया है, ताकि जब ये कॉइल आपकी एक्सेल के अबाउट बेटा घूमेगी, तो बेटा ये जो एंड है कॉइल का, बेटा ये जो पॉइंट है कॉइल का, ये पॉइंट आपका इस स्लिप रिंग के अंदर बेटा हमेशा रोटेशन में रहेगा। ये हमेशा रोटेशन में रहेगा और स्लिप रिंग के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। तो बेटा जब भी ये कॉइल आपकी एक्सेल के अबाउट रोटेट करेगी, तो बेटा कॉइल का ये वाला एंड हमेशा स्लिप रिंग के साथ टच में रहेगा, स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा और स्लिप रिंग के अंदर ही घूमता रहेगा। और बेटा स्लिप रिंग के अंदर ही घूमता रहेगा। आप चेक कर सकते हो कि अगर ये आपका एंड अगर स्लिप रिंग के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, तो बेटा ये स्लिप रिंग के अंदर ऐसे घूमता रहेगा। इसी टाइप से ये वाला एंड बेटा यहाँ स्लिप रिंग के अंदर ऐसे घूमता रहेगा। तो बेटा स्लिप रिंग हमेशा दोनों एंड ऑफ कॉइल के साथ कांटेक्ट बनाए रखेगी। तो बेटा स्लिप रिंग का काम क्या है, टू मेक कांटेक्ट बिटवीन कार्बन ब्रश एंड टू एंड्स ऑफ कंडक्टिंग कॉइल्स। तो बेटा ये दोनों एंड आपके कार्बन ब्रश के साथ कब कांटेक्ट में आएंगे, जब ये दोनों एंड आपके स्लिप रिंग के अंदर बेटा ऐसे घूमते रहेंगे। तो बेटा ये दोनों एंड आपके स्लिप रिंग के अंदर बेटा इस टाइप से घूमते रहेंगे, इस टाइप से बेटा ये घूमते रहेंगे। तो बेटा आप चेक करो, ये स्लिप रिंग के अंदर ही ऐसे रोटेट करते रहेंगे। तो बेटा अब
कार्बन ब्रशेस का क्या यूज़ है यहाँ पर। तो बेटा अब हमने स्लिप रिंग का यूज़ यहाँ पर मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे कार्बन ब्रश का यहाँ यूज़ क्या है। तो बेटा अब अगला पॉइंट है हमारा डिस्कशन का कार्बन ब्रश। तो चेक करते हैं कार्बन ब्रश का यहाँ क्या यूज़ है बेटा, अभी चेक करते हैं कार्बन ब्रश का क्या यूज़ है। नाउ कार्बन ब्रश बेटा ये सॉफ्ट मटेरियल है और ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है, और बेटा कार्बन ब्रश का काम है टू मेक कांटेक्ट बिटवीन slip rings and external load resistance। तो बेटा कार्बन ब्रश आपका लोड रेजिस्टेंस और स्लिप रिंग के बीच में कांटेक्ट बनाएगा। तो बेटा कार्बन ब्रश, तो बेटा मैंने गलती से रजिस्टर बोल दिया, कार्बन ब्रश, बेटा इसको ठीक कर लेना। कार्बन ब्रश आपका स्लिप रिंग और लोड रेजिस्टेंस के बीच में, लोड रजिस्टर के बीच में कांटेक्ट बनाएगा, और कार्बन ब्रश के थ्रू बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट आपका लोड रेजिस्टेंस में ट्रांसफर होगा। तो बेटा कार्बन ब्रश के थ्रू ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी आउटपुट रजिस्टर में आएगी, आपकी ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी लोड रेजिस्टेंस के अंदर आएगी। तो बेटा ये ध्यान रखना कार्बन ब्रश ही आपका स्लिप रिंग से स्लिप रिंग से बेटा ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लोड रजिस्टर में ट्रांसफर करेगा, लोड रजिस्टर में इसको फ्लो कराएगा। तो बेटा यहां पर कार्बन ब्रश के थ्रू करंट आपका फ्लो करके लोड रेजिस्टेंस के अंदर आएगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखने हैं। और बेटा जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये बेटा लोड रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करेगा, और यहाँ से हम बेटा आउटपुट कैरी करेंगे, हम यहाँ से बेटा आउटपुट लेंगे। तो बेटा इस टाइप से मैंने आपको एसी जनरेटर के बेसिक पॉइंट डिस्कस किए। तो बेटा अब हम आगे इसका मैकेनिज्म मालूम करेंगे कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होगी, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, और यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का बेटा एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो लेट अस फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम एसी जनरेटर। तो बेटा चेक करते हैं अब इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर कैसे बनेगा। अभी चेक करते हैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बेटा कैसे चेंज होगी, अभी चेक करते हैं। अब बेटा यहाँ पर मैक्सिमम लाइंस को स्ट्रेच करने के लिए, कॉइल के अंदर बेटा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को स्ट्रेच करने के लिए, तो बेटा अगर हमें कॉइल के आर्मेचर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को स्ट्रेच करना है, तो बेटा हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो कॉइल की वाइंडिंग्स है, जो कॉइल की कंडक्टिंग वायर है, उसको बेटा हम किसके ऊपर रैप करेंगे, उसको बेटा हम सॉफ्ट आयरन कोर पर रैप करेंगे। तो बेटा सॉफ्ट आयरन कोर आपका बड़ी स्पीड से मैग्नेटाइज होगा, तो बेटा ये बड़ी स्पीड से नॉर्थ पोल से लाइंस को अपने अंदर अट्रैक्ट करेगा, जिससे आपकी मैक्सिमम लाइंस आपकी बेटा इस कॉइल के अंदर आएंगी, मैक्सिमम लाइंस बेटा इस कॉइल की तरफ बेटा अट्रैक्ट होंगी, और कॉइल का जो आर्मेचर है बेटा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की स्ट्रेंथ बेटा मैक्सिमम हो जाएगी। तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहाँ पर ईएमएफ कैसे जनरेट होगा। तो अब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं।
तो बेटा अब अगर आप एक्सेल के थ्रू इस कॉइल को रोटेट करोगे तो बेटा एक केस में क्या होगा कि ये जो लाइंस हैं बेटा ये बिल्कुल कॉइल के ऊपर से निकलेंगी, लाइंस बिल्कुल कॉइल के ऊपर से निकलेंगी। तो बेटा यहाँ चेक करो, यहाँ पर जो कॉइल का एरिया वेक्टर होगा बेटा, यहाँ पर जो कॉइल का एरिया वेक्टर होगा वो बेटा एरिया से परपेंडिकुलर होगा। बेटा यहाँ पर कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो बेटा एरिया वेक्टर आपका इस कॉइल के एरिया से परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ बेटा एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो बेटा उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बेटा जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, जब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो कॉइल का प्लेन है उसके ऊपर से निकलेंगी तो बेटा उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर इसके अंदर से बेटा एक भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉस नहीं होगी। तो बेटा जब किसी पर्टिकुलर एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा क्रॉस ही नहीं होंगी तो बेटा वो एरिया हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा देगा, दैट इज 0। तो बेटा यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि अगर इनिशियल फ्लक्स हमारा 0 है तो उसका रीज़न क्या है बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अभी आपकी इस कॉइल के प्लेन के बिल्कुल ऊपर से निकल रही हैं। ऊपर से निकलेंगी तो बेटा यहाँ पर इस कॉइल के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं होंगी। तो बेटा इस केस में फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। अब बेटा आप इसको रोटेट करोगे, अब बेटा आप इसको रोटेट करोगे तो बेटा जब आप इसको रोटेट करोगे तो बेटा ये कॉइल इस टाइप से वर्टिकल हो जाएगी। जब बेटा ये ऐसे वर्टिकल होगी तो बेटा इसके अंदर से मैक्सिमम लाइंस पास होंगी। तो बेटा इसके अंदर से बेटा मैक्सिमम लाइंस आपकी पास होंगी। तो बेटा उस केस में क्या होगा, तो बेटा उस केस में क्या होगा, चेक करते हैं बेटा उस केस में क्या होगा। तो बेटा उस केस में फ्लक्स की वैल्यू बेटा मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम क्या होगी, दैट इज बी ए कॉस 90, दैट इज बी ए कॉस 90 सॉरी बी ए कॉस 0 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर आएगा बी ए कॉस 90, यहाँ फ्लक्स आपका 0, यहाँ फ्लक्स आपका मैक्सिमम, यहाँ फ्लक्स आपका मैक्सिमम। तो चेक कर सकते हो जब ये कॉइल बेटा ऐसे रोटेट होगी और ऐसे वर्टिकल हो जाएगी तो बेटा उस केस में क्या होगा, तो बेटा उस केस में क्या होगा, उस केस में बेटा एरिया वेक्टर आपका इस टाइप से आएगा। और चेक करो बेटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, बेटा चेक करो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन बेटा सेम हो जाएगी। तो उस केस में बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में और एरिया वेक्टर में एंगल बनेगा आपका 0 डिग्री और फ्लक्स की वैल्यू बेटा मैक्सिमम हो जाएगी। और बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन T2 माइनस T1। तो बेटा इस टाइप से बेटा यहाँ पर, तो बेटा इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा इस टाइप से इंड्यूस्ड ईएमएफ आपकी क्रिएट होगी। इस टाइप से बेटा इस कंडक्टिंग लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा बनेगी। तो बेटा अब हमें बेसिक आइडिया मिल चुका है, हमें बेसिक मैकेनिज्म मालूम चल चुका है किसका, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का। तो बेटा अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में बनाएंगे। तो आप चेक करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा कैसे बनेगी यहाँ पर। तो बेटा अगर यहाँ पर कॉइल का रोटेशन होगा, तो बेटा अगर यहाँ पर कॉइल का रोटेशन होगा तो बेटा यहाँ पर जो एंगल है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ये बेटा वेरिएबल होगा, ये बेटा वेरिएबल होगा। तो बेटा अगर कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सेल के अबाउट बेटा घूमेगी तो यहाँ पर बेटा, तो बेटा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, एंगल अपॉन टाइम के इक्वल होगी। और यहाँ पर एंगल क्या होगा, इक्वल टू ओमेगा टी, इक्वल टू ओमेगा टी। तो बेटा अब यहाँ पर फ्लक्स का हम जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बेटा हमने यहाँ पर थीटा को किससे रिमूव किया, किससे हमने थीटा को रिप्लेस किया, ओमेगा टी से। तो बेटा अब चेक करो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला माइनस डी फाई अपॉन डी टी।
बट अगर हमें बेटा यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे किसके अंदर, कॉइल के आर्मेचर के अंदर, तो बेटा अगर यहाँ पर कॉइल मल्टीपल तो बेटा अगर यहाँ पर कॉइल मल्टीपल टर्न्स कैरी करेगी तो बेटा यहाँ पर n भी आएगा, तो बेटा यहाँ पर n भी आएगा, n का मीनिंग नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पर टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज NBA cos ओमेगा t। इट मींस टोटल फ्लक्स इक्वल टू NBA cos ओमेगा t। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर, तो बेटा अब यहाँ पर चेक करो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस d/dt। तो बेटा टोटल फ्लक्स की वैल्यू आप यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूले में क्या पुट करोगे बेटा, दैट इज माइनस d/dt इन ब्रैकेट NBA cos ओमेगा t। तो बेटा अब यहां पर अगर आपको टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है और अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स n गिवन है तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स n के लिए टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स ऑफ सिंगल टर्न। तो बेटा यहाँ पर टोटल फ्लक्स के फार्मूले में बेटा आपका नंबर ऑफ टर्न्स भी आएगा, तो बेटा टोटल फ्लक्स के फार्मूले में आपको नंबर ऑफ टर्न भी यूज करना पड़ेगा। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर कि क्या आंसर आएगा। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू बेटा n आपका कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, एरिया बेटा कांस्टेंट है, तो ये बेटा क्वांटिटीज आपकी बाहर आ जाएंगी। सो d/dt ऑफ cos ओमेगा t इट इज ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t। तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू NBAW साइन ओमेगा t। तो बेटा आप चेक कर सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा आपकी सिनोसाइडल वेरिएशन कैरी कर रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा आपकी सिनोसाइडल वेरिएशन कैरी कर रही है। तो आप चेक कर सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा ऑसिलेटरी नेचर कैरी कर रही है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेटा ऑसिलेटरी नेचर है। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन टाइम के साथ बेटा पीरियोडिकली चेंज होगी, टाइम के साथ रेगुलर चेंज होगी। तो बेटा साइन ओमेगा टी आपका ऑसिलेटरी फंक्शन है, इट इज ऑसिलेटरी फंक्शन। आपको मालूम है कि साइन ओमेगा टी आपका कैसे वेरी करता है, -1 से +1 तो बेटा साइन ओमेगा टी आपका ऑसिलेटरी फंक्शन है, जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा उसका नेचर ऑसिलेटरी हो जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बेटा टाइम के साथ रेगुलर चेंज होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन टाइम के साथ बेटा रेगुलर चेंज होगी। तो आप चेक करते हैं कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। तो अभी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन ई मैक्सिमम इज इक्वल टू NBAW। नाउ दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और amplitude of oscillatory induced EMF. Now it is amplitude of oscillatory induced EMF। तो आप चेक कर सकते हो ये एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटरी इंड्यूस्ड EMF का। तो अब इसको हम EMF को इस टाइप से लिख सकते हैं, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ चुकी है। तो बेटा अब इसके बाद हम निकालेंगे इंड्यूस्ड करंट। नाउ इंड्यूस्ड करंट बेटा कैसे निकलेगा, नाउ इंड्यूस्ड करंट
induced current, it is equal to EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो बेटा इट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो बेटा कॉइल अगर आपकी थिक कॉपर वायर से बनी होगी, कॉइल के आर्मेचर में अगर थिक कॉपर वायर्स के टर्न्स होंगे तो कॉपर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, EMF अपॉन RL। तो बेटा यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा, इट इज E0 साइन ओमेगा टी अपॉन RL। तो बेटा इंड्यूस्ड करंट, तो बेटा इंड्यूस्ड करंट किसके इक्वल आएगा, बेटा E0 अपॉन RL का मीनिंग है दैट इज वोल्ट अपॉन ओहम। तो बेटा वोल्ट अपॉन ओहम किसकी यूनिट है, बेटा वोल्ट अपॉन ओहम एम्पियर। बेटा वोल्ट अपॉन ओहम किसके इक्वल होगा, एम्पियर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बेटा अगर ये मैक्सिमम EMF है तो नीचे बेटा ये रेजिस्टेंस है, तो बेटा मैक्सिमम EMF अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू मैक्सिमम करंट। तो बेटा ये होगा I0। Now it is I0 sin ओमेगा t। Now it is I0 sin ओमेगा t। और बेटा I0 की वैल्यू क्या होगी, इट इज NBAW अपॉन RL इंटू साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये आपका इंड्यूस्ड EMF था, सॉरी बेटा ये आपका इंड्यूस्ड EMF था और ये आपका इंड्यूस्ड करंट आ चुका है। तो बेटा ये आपका इंड्यूस्ड करंट आ चुका है, आप चेक कर सकते हो। तो बेटा ये इंड्यूस्ड करंट है और ये आपका इंड्यूस्ड EMF है। तो बेटा आप चेक करो, इंड्यूस्ड करंट का और इंड्यूस्ड बेटा EMF का दोनों का नेचर ऑसिलेटरी है, दोनों का नेचर बेटा ऑसिलेटरी है। तो बेटा अगर आप एक कंप्लीट साइकिल की, अगर आप एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज EMF फाइंड आउट करोगे, तो बेटा अगर आप यहाँ पर कंप्लीट साइकिल की, एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज EMF यहाँ फाइंड आउट करोगे तो बेटा आपको यहाँ आंसर क्या मिलेगा, तो बेटा आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, एक EMF अगर आपको निकालना है एक कंप्लीट साइकिल का, तो बेटा यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, आप चेक करते हैं यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, EMF ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो बेटा आपको EMF मिलेगा 0। रीज़न क्या बेटा, रीज़न ये है कि यहाँ पर EMF का पीरियोडिक वेरिएशन है और आपको मालूम है कि अगर EMF आपका फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव होगा तो बेटा अगले हाफ में नेगेटिव होगा। तो अगर आप दोनों हाफ का बेटा एवरेज लोगे तो बेटा आंसर आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है साइन ओमेगा टी की बेटा एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसी टाइप से अगर आप एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसकी, EMF की, ओवर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो बेटा कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट ऑसिलेशन में आप एवरेज साइन अगर मार्क करोगे तो बेटा क्या होगा, E0 साइन ओमेगा टी के ऊपर एवरेज साइन आएगा और बेटा साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, क्योंकि ये वेरी करता है -1 से। तो बेटा ये वेरी करता है -1 से +1, तो बेटा इसकी एवरेज वैल्यू -1 + 1/2, क्या आंसर आएगा बेटा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं इसी टाइप से बेटा अगर हम आई एवरेज यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो बेटा वो भी हमारा 0 आएगा ओवर फुल साइकिल, ओवर फुल साइकिल। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट बेटा अगर यहाँ पर ऑसिलेटरी है नेचर में तो बेटा इनकी एवरेज वैल्यू, तो बेटा इनकी एवरेज वैल्यू फॉर फुल कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो अब हम करंट का वेरिएशन चेक करेंगे अलग अलग एंगल पर। अब हम करंट का वेरिएशन चेक करेंगे बेटा अलग अलग एंगल पर। तो अब यहाँ पर चेक करो बेटा, करंट आपका साइन वेव को फॉलो कर रहा है, तो बेटा यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF भी साइन वेव को फॉलो कर रही है, तो इसका मीनिंग दोनों के बीच में किसी भी टाइप का डिले नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर करंट के लिए हम साइन वेव बनाएंगे बेटा, यहाँ पर ये करंट है और ये आपका ओमेगा टी है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये 180 है,
ये 270 है और ये 360 है। तो बेटा यहाँ पर आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज आई नॉट। और बेटा आई नॉट का यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, चेक करते हैं। यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ई नॉट अपॉन आर एल। तो बेटा चेक करो, हम क्या लिखेंगे, एन बी ए डब्ल्यू अपॉन आर एल। और यहाँ चेक करो बेटा 180 पे बेटा करंट की वैल्यू 0, और बेटा 270 पर करंट की बेटा पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस आई नॉट। और बेटा यहाँ पर करंट की वैल्यू 0, बेटा यहाँ पर करंट की वैल्यू 0। तो बेटा इस टाइप से करंट के अंदर आपको पीरियोडिक वेरिएशन मिलेगा। और इंडिया में बेटा एसी की हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, दैट इज 50 हर्ट्ज। इसका मीनिंग बेटा 1 सेकंड के अंदर आपके पास 50 साइकिल होंगे। और बेटा एक साइकिल के अंदर आपको 2 पीक वैल्यू मिलेंगी। तो बेटा 50 साइकिल में आपको कितनी पीक वैल्यू मिलेंगी, तो बेटा 50 साइकिल में आपको कंप्लीट 100 पीक वैल्यू मिलेंगी। 100 पीक वैल्यू मिलेंगी बेटा आपको। ये ध्यान रखना कि आपको 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल मिलेंगे, और आपको 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल्स में बेटा कंप्लीट 100 पीक वैल्यू मिलेंगी आपको। 100 टाइम 1 सेकंड के अंदर मैक्सिमम करंट रिसीव होगा। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, आपको 1 सेकंड के अंदर जो झटका लगेगा वो बेटा मैक्सिमम कितनी बार लगेगा, वो बेटा आपको मैक्सिमम 100 टाइम्स लगेगा। तो आपका 1 साइकिल बेटा 2 पीक वैल्यू कैरी करेगा, 50 साइकिल बेटा 100 पीक वैल्यू कैरी करेंगे। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसी जनरेटर। तो बेटा आप इसको प्रॉपर वे से नोट कर सकते हो।